हाय डियर स्टूडेंट, आई एम दानिश अंसारी। मैं आप लोगों को समकालीन भारत कक्षा 10 का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास का बचा हुआ भाग पढ़ाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन। भू संसाधन का अर्थ है कि भूमि पर जो संसाधन उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं उन्हें भू संसाधन कहते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? भूमि का उपयोग, मतलब भूमि में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक वनस्पति, जितनी भी वनस्पति होती हैं, वन जीवन, जितने भी जंगली जीवन होते हैं, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह यातायात समझ लीजिए आप, तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए सीमित संसाधन है क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग हम हमेशा या बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक ऐसा समय आएगा जब वो हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग करने पे ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए कि कहाँ पर उसका उपयोग किस तरह से करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो खेती के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, जो मौसम का निर्धारण करता है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाहित को सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि पर्वत ही भू का वह भाग है जिसके द्वारा 12 नदियाँ, जो नदी 12 महीने बहती रहती हैं। मतलब पर्वत होते हैं, पर्वत पे क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं। जब नदी गर्मी में सूखने लगती है तो ग्लेशियर पिघलकर नदी को बहने लायक बनाते हैं, मतलब नदी का पानी बन जाते हैं। वह कुछ 12 नदियों को प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटक विकास के लिए, घूमने के लिए, वे पर्यटक स्थान के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जो पहाड़ से थोड़ा छोटा होता है। पहाड़ से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन एक समतल में होता है। इस पर पीक नहीं होती, समतल में होता है, उसे पठार कहते हैं। 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। मतलब कि जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल हो गया, और वनों के अपार संचय कोष, बहुत ज़्यादा वन यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग, ईंधन का प्रयोग हम संसाधन के रूप में कर सकते हैं। ये सब क्या है? भूमि संसाधन है। अब आप लोगों के सामने ये मैप है, इसके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत खेती होती है या कितने प्रतिशत ज़मीन बंजर है, कितने प्रतिशत खेती चारागाह के लिए है और कितने प्रतिशत खेती वन है। ये सभी चीज़ें आप देखकर पता लगा सकते हैं। इसको आप देख के अपने से समझ सकते हैं। अब आप लोगों को हम भू उपयोग पढ़ाते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन,
पहला। दूसरा, किसी के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो किसी के लिए नहीं है। पर इसमें कौन कौन सी भूमि आएगी? बंजर, जहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, जहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है। तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, मतलब जहाँ पे इमारतें बन गई हैं, सड़क बन गई है या उद्योग धंधे हैं, वहाँ की भूमि जहाँ पे कृषि नहीं हो सकती। और तीसरा, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति मतलब वह भूमि जो जहाँ पे खेती नहीं हो रही है या जो किसी चीज़ के लिए छोड़ दी गई है। अस्थायी चारागाहों तथा अनगोचर भूमि, जहाँ चारागाहें गाय चरती हैं। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। प्रति भूमि, अब आ गया प्रति भूमि। वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, मतलब बहुत दिन से खेती नहीं की गई हो, उसमें वर्तमान प्रति। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। कृषि वर्ष मतलब जहाँ एक धान का मतलब एक फसल का समय। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को। भारत में भू उपयोग मतलब किस स्थान पे किस तरह से भूमि का कितना उपयोग हो रहा है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तथ्यों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, भूमि की आकृति, जलवायु, वहाँ की जलवायु और मृदा के प्रकार, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तथा मानवीय कारण जैसे जनसंख्या घनत्व, वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। इतनी चीज़ें भू का निर्धारण करने के लिए शामिल हैं वहाँ पे उस क्षेत्र में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। इसके जितना है उसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, मतलब कि 93% कि कौन सी भूमि कहाँ उपयोग में लाई जा रही है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। मतलब कि अभी तक हमें कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितनी भी ज़मीन है उसका प्रयोग किस तरह से हो रहा है इसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है या हमें पता नहीं है। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम है। चारागाहों के अंदर भी जहाँ चारागाह है, मतलब जहाँ गाय भैंस चरती है, उसके भी लिए भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। किसी न किसी कारण क्या है, ये अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा। और कुछ ज़मीन ऐसी भी है जहाँ फसलें लगाई जा सकती हैं, जो पड़ती हैं लेकिन फसलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन
फसलें लगाई जाने की कीमत बहुत ज़्यादा है, मतलब जितनी ज़्यादा कीमत हमको चुकानी पड़ेगी उतनी फसल भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इसको 1 या 2 ही बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता भी है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब जितना भी हिस्सा है उसके 54% हिस्से में खेती हो सकती है। कब? जब इन प्रति भूमि को इसमें शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। ऐसी प्रति भूमि पे जहाँ 1 या 2 बार 3 वर्षों 2 वर्षों में 1 या 2 बार खेती होती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जहाँ पे खेती होती है, जिस क्षेत्र में खेती होती है उस खेत का भी शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का ही प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। मतलब कहीं पे क्या हो रही है, बुआई बहुत ज़्यादा हो रही है, और कहीं पे क्या है, उस क्षेत्रफल पे बुआई बहुत कम हो रही है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत का क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र पहले क्या होता है, जीव व उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जहाँ जीव और उसका वातावरण एक साथ क्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोग की आजीविका इस पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? वन पे। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थली बंजर भूमि जहाँ पे खेती एकदम हो ही नहीं सकती भूमि, पहाड़ आ गए, चट्टानें, सूखी और मरुस्थली भूमि भी शामिल है। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई भूमि में जैसे ऐसी भूमि जहाँ पे बस्तियाँ बन गई, सड़कें बन गई, रेल लाइन बन गया, उद्योग आदि चीज़ें बन गई, तो उस पर भी क्या होगा, खेती नहीं होगी। लंबे समय तक लगातार भूमि को संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। मतलब कि हम भूमि का प्रयोग, भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, तो हम भूमि का प्रयोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से भूमि क्या होगी, धीरे धीरे भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। मतलब खेती योग्य या और हम लोग के उपयोग हेतु भूमि क्या होगी, कम बचेगी। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा भी आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब न कि भूमि कम हो रहा है मानव क्रियाकलाप, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। ऐसी ताकतें जो भूमि को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनको भी क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है हमारे निम्नीकरण की वजह से, जो निम्नीकरण हम कर रहे हैं।
इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, मतलब वन 28% भूमि को वन घेरे हुए है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, 56% में क्षेत्र में जल, और शेष क्षेत्र लवणी और क्षारीय है, मतलब लवण और क्षार एसिड बेस दोनों है। जो जहाँ पे इन दोनों की जहाँ अधिकता होती है, खेती वहाँ नहीं होती। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन आदि, पशुचारण जहाँ पशु चरा जाती, खनन ने भी जहाँ पे खोद के कुछ निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है, भूमि को कम करने में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। किसके कारण? इसी खनन के कारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, मतलब कि यहाँ पे पशुचारण के लिए भूमि ज़्यादा छोड़ दी गई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे बहुत कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पे सिंचाई बहुत ज़्यादा कर दी जाती है, इसलिए खेती के लिहाज से यह अच्छी नहीं है। ये भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। अति सिंचन से उत्पन्न जलक्रांता में भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। मतलब कि जहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होती हैं, यहाँ जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वहाँ से जब ये चीज़ें निकलती हैं तो ये क्या होती हैं, वायुमंडल में धूल बन जाती हैं, विसर्जित हो जाती हैं। अब इसकी परत भूमि पर और फिर जब नीचे आती हैं तो इसकी परत भूमि पर जम जाती है, तो मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया। और पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो जल बाहर निकल रहा है केमिकल के साथ। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पहले तो हमें वन को क्या करना पड़ेगा, हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और चारागाह का उचित प्रबंध करना पड़ेगा। पेड़ों को रक्षक मेखला बनानी पड़ेगी, मतलब पेड़ों को इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि वो मिट्टी रोकने में सफल हो, मिट्टी के कटाव को रोकने में सफल हो, जो एक रक्षक मेखला का काम करें। पशुचारण नियंत्रण और रेगुलेट टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। मतलब वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में लगाने से जो हवा के द्वारा या किसी और वजह से भूमि का कटाव होता है उसे रोका जा सकता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब जल को जो औद्योगिक जल आ रहा है उसे शुद्ध करने के बाद ही उसे बाहर निकालना चाहिए, डायरेक्ट नहीं, जिससे केमिकल बाहर कम से कम आ पाए। अब हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन के अंदर हम मृदा के प्रकार जानेंगे और उनका विस्तार जानेंगे। उनके विस्तार को हम आप लोगों को मैप में अलग से दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण जिसका
इस्तेमाल बार बार किया जा सके। योग प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा दी गई है या पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती, विभिन्न प्रकार के जीवों को भोजन प्रदान करने का काम करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा में बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवच जनक शैली अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है ये सभी मृदा बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की या बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो जीवों द्वारा होते भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव ह्यूमस मतलब जीव द्वारा सड़े गले पदार्थ जो बनते हैं, एक तरीके का खास समझ लिया, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तथ्यों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है या निम्नलिखित प्रकार है, जैसा कि हमने आपको बताया ही था। अब मृदाओं का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। मृदाओं के वर्गीकरण में भारत में अनेक प्रकार के उच्चवच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। उच्चवच मतलब ऊंचा नीचा, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। बहुत सी तरीके की जलवायु पाई जाती है, कई तरीके की जलवायु पाई जाती है, कई तरीके की वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं। ठीक है, अब पहला हम आते हैं जलोढ़ मृदा। हम जितनी मृदा आपको पढ़ाएंगे, पहले तो हम इसमें मैप का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको पढ़ाने के बाद हम आपको मैप दिखाएंगे। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, जितना पूरा उत्तरी मैदान है बीच में, जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। मतलब कि हिमालय से जो नदी उत्तर भारत में आती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, सिंधु हो गई, ये नदी क्या करती हैं कि अपने साथ क्या निक्षेप लेके अपने साथ मृदा लेके आती है। मृदा क्या होती है, धीरे धीरे आने के बाद ये मैदानी इलाकों में धीरे धीरे कट के किनारे होने लगती है, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। कहाँ तक फैली हुई हैं? राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टों भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। मतलब जितनी भी नदी हैं, ये जितनी भी नदी आपको दिख रही हैं, ये भी क्या करती हैं, मट्टी लाकर, यानी जो मृदा लाकर जो मतलब मृदा बनाती हैं वो जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो निक्षेप लेकर आती हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका की विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर, नदी के मुहाने से घाटी की ओर, ऊपर की ओर, घाटी से ऊपर की ओर जाते हैं। मृदा के कणों का नदी घाटी के ऊपरी भाग में, जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वारचो क्षेत्र आदि तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तराई मतलब जो नीचे का एरिया होता है,
कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और हर साल जो नई मृदा आती है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियां की मात्रा ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि ये पुरानी है और किनारे की तरफ रहती है, सूख जाती है और कंकड़ आ जाते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना से ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं क्योंकि ये नई मिट्टी है। क्योंकि क्या है ये खादर जो है मिट्टी, ये नई मिट्टी है। जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ क्या होता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मतलब ये कि क्या है, जलोढ़ मृदा क्या है? वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे कृषि क्या होती है? अपने उत्तर भारत में कृषि क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार, ये क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके और क्या खाद रहेगा, ये सब देखकर ये इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है या इनकी पैदावार जो होती है बढ़ाई जा सकती है। अब आते हैं काली मृदा। टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको मैप के द्वारा जब पूरा दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाए कहाँ कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। अब आते हैं काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेंगर, ये जो नाम है, ये जो 2-3 नाम, एक मिट्टी का जो 2-3 नाम होता है उसे एकदम याद कर लिया करिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे नहीं हो, ये इससे क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछता, इससे पूछ देता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो इसका दूसरा नाम है उसको भी याद कर लिया करिए। रेंगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर, ये चीज़ याद रखिएगा, पठार पर पाई जाती हैं। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक, कहाँ से? गोदावरी नीचे गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों तक फैली हुई हैं। काली मृदा बहुत महीन कड़े अर्थात मृत्तिका से बनी होती हैं। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये महीन होती है, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए नमी बहुत ज़्यादा धारण करती हैं। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें ये चीज़ें होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। मतलब इसमें दरार जब पड़ जाती हैं तो वायु जो होता है वो अंदर तक चला जाता है, मिश्रण उसका अच्छे से हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा ये एक्सेप्ट करती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए उनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार से ही शुरू कर देनी चाहिए। हम बारिश की जो पहली बौछार स्टार्ट होती है तभी से इसकी बुआई शुरू कर देनी चाहिए। अब लाल और पीली मृदा पे आते हैं हम।
लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। ये कहाँ विकसित हुई हैं ये बताया। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का रंग लाल रवेदर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि कहाँ कह रहा है कि किस मृदा का कलर काला या लाल किस वजह से होता है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द के भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और तथा शुष्क, आर्द्र गीला जानते ही होंगे, नमी, शुष्क सूखा ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है, या भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन होता है। निच्छालन क्या होता है, अब आपको जानना पड़ेगा। निच्छालन क्या होता है? निच्छालन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मट्टी में रहने वाले घुलनशील संगठक जो घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और रिश्ते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। मतलब जो पदार्थ होते हैं जब पानी पड़ता है तो उसमें जो घुल जाते हैं, तो घुलते हुए जो मिट्टी धीरे धीरे जो गैप होता है मिट्टी का, उसके अंदर के स्तर में पहुंच जाते हैं। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, शायद से ज़्यादा होती है। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। मतलब जो पोषक तत्व पौधों के लिए ज़रूरी होता है, पौधों को बढ़ने के लिए, उसकी कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते। सदाबहार वन ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। ह्यूमस हम बता चुके हैं। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। मतलब इसमें अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी का अपरदन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी कट के यहाँ से दूसरे यहाँ पहुँच जाती है। तो केरल और तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएँ काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। अब मरुस्थलीय मृदा, ये मरुस्थल रेत, ये आप समझ ही गए होंगे कहाँ पाया जाएगा। राजस्थान में ज़्यादातर ये पाया जाता है, ये भी समझ गए होंगे। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके, मतलब जो झील का पानी होता है उसको लेकर उसका जल का वाष्पीकृत करके, मतलब भाप बनाकर पानी को उड़ाकर उससे खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प, सूखे वायु और उच्च तापमान के मतलब क्या होता है, सूरज की रोशनी बहुत अधिक होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है के कारण जलवाष्पन, पानी का भाप बनकर उड़ना बहुत ज़्यादा होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाती है। इसमें गीलापन, नमी जो होता है वो कम हो जाती है, क्योंकि जल का वाष्पन बहुत ज़्यादा होता है, तो नमी क्या होती है, भाप बनकर उड़ जाती है। मृदा की
सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। नीचे अब जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे जल वाष्प बनकर उड़ता जाता है वैसे वैसे नीचे का जो एरिया होता है मिट्टी के नीचे, उसके नीचे क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ सतह पाई जाती है और चूने की कंकड़ की सतह नीचे के परत, मिट्टी के नीचे की परत में पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः अस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कि पानी जमीन के अंदर अच्छी तरीके से नहीं जा पाता। ये क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। किस कारण अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि चूने और कंकड़ उसकी मिट्टी के नीचे की सतह पर आ जाते हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। मैंने बताया था राजस्थान में ना, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसा कि हो रहा है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है, यहाँ वर्षा बहुत होती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलवटदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। जैसे जैसे ढाल ऊपर जाते हैं, हिमालय के हिमाच्छिद क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ होता है में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। बर्फ़ के कारण अपरदन मृदा का बहुत होता है, कट के यहाँ दूसरे यहाँ बहुत जाते हैं और ये अधिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होता है। नदी घाटियों के नीचे निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। जब हम नदी के तरफ चलते हैं, अंदर नीचे की तरफ चलते हैं, नदी घाटियों की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे ये जो मिट्टी होती है, मृदा होती हैं, ये क्या होती हैं, बहुत उपजाऊ होती हैं। वहाँ की मृदा क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती हैं। अब हम आपको मैप के द्वारा मिट्टी के प्रकार और उसका विस्तार बताएंगे। ये पहले मैप आप पूरी देख लीजिए। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब जो डिज़ाइन बनाई हुई है उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ से कहाँ तक किसका विस्तार है। अब पहले आते हैं जलोढ़ मिट्टी पे, या उत्तर भारत की उत्तर भारत जो खड़ी हुई लाइन सीधी लाइन है, जलोढ़ मिट्टी है। ये उत्तर भारत के सतलुज के मैदान से, सतलुज नदी इधर बहती है, सतलुज के मैदान से लेकर इधर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है या पाई जाती है, या गुजरात में पाई जाती है और कई जगह पाई जाती है। अब आते हैं काली मृदा पर। काली मृदा को हम काले कलर से दिखाए हुए हैं। ये मृदा देखिए, ये मृदा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ इधर यहाँ छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी नदी, इधर गोदावरी नदी फिर कृष्णा नदी तक फैली हुई है। फिर हम आपको दिखाते हैं लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी को देखो, लाल और पीली मिट्टी को हमने ब्लू कलर से सीधी लाइन जो खींची हुई है, ये लाल मिट्टी है। ये लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये तमिलनाडु हो गई, जहाँ जहाँ ज़्यादा पाई जाती है वो आपको दिखा रहे हैं। ऐसे तो बहुत जगह पाई जाती है, ठीक है। ये तमिलनाडु में पाई जाती है, फिर उसके बाद उड़ीसा में पाई जाती है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब और पश्चिमी घाट पे, थोड़ी से पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अब फिर उसके बाद आती है लैटराइट मिट्टी। अब लैटराइट मिट्टी हम आपको दिखाते हैं। लैटराइट मिट्टी को ब्लैक कलर से ही किए हैं, लेकिन थोड़ा तिरछे लाइन में। तो लैटराइट मिट्टी के महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पे, ये देखिए महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा में यहाँ, और पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्र में, ज़्यादा क्षेत्र में नहीं, पश्चिम बंगाल थोड़ा बड़ा है तो इधर तो कुछ क्षेत्र में पाई जाती है।
और फिर उसके बाद हम दिखाते हैं आपको पर्वत और वन वाली मिट्टियाँ, जो पर्वत और वन जहाँ जहाँ देखिए पर्वत होगा वन होगा उधर पाई जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इधर साइड, और फिर इधर कुछ पर्वत होते हैं इधर पाई जाती है। और फिर कौन सी है, शुष्क मिट्टी, शुष्क मृदा, ये राजस्थान के एरिया में शुष्क मृदा पाई जाती है। अब हम आशा करते हैं कि आप मैप को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं, मृदा अपरदन और संरक्षण। मतलब मृदा का कट कर या बह कर एक जगह से दूसरे यहाँ जाना और उसको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। मतलब उसके एक जगह से दूसरे यहाँ जाने को या कटने को या बहने को किस तरह से कम किया जा सकता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। ये क्रियाएं, मृदा कटना और फिर उसके बाद उसका संरक्षण, दोनों के साथ साथ चलती हैं दोनों क्रियाएं, इसलिए संतुलन बना रहता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, वन को काटना, अति पशुचारण, पशुओं को बहुत ज़्यादा चराना, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जल, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। मतलब ये चीज़ें, पवन, कभी हवा मृदा अपरदन करती, हिमनदी और नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी विकाएँ, मतलब नली के आकार की, बहुत बड़ी गहरी नली के आकार की नली का आकार बनाता है, जिसे अवनलिकाएँ कहते हैं। ये जो आप अपरदन देख रहे हैं ये अवनलिका अपरदन है, ठीक है, ये अवनलिका अपरदन है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे जोता नहीं जा सकता, इसे उत्खात भूमि कहते हैं या बैडलैंड कहते हैं, जिसे जोता नहीं जा सकता। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों के ढके हुए छाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। क्या होता है कि मृदा, जो ऊपर मृदा होती है उसके नीचे से पानी बहने लगता है, तो क्या होता है, जो ऊपर की मिट्टी होती है, वो ऊपर की मृदा होती है, उसको भी चादर की तरह, मतलब एक परत में साथ लेकर अपने साथ जाने लगता है। इसी को चादर अपरदन कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा का उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत तरीके से कृषि की जाए, गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से विकाएँ बन जाती हैं, नलिकाएँ बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। जब हम गलत तरीके से हल चलाते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, उसे समोच्च जुताई कहा जाता है। जिसमें मतलब ढाल के विपरीत दिशा में खेत को जोता जाता है, उसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। मतलब सीढ़ी की तरह बना लेते हैं, बनाने के बाद उसमें खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। घास की पट्टियाँ क्या करती हैं, मृदा के अपरदन को कम करती हैं। क्या उसकी जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को रोक के रखे रहती हैं, मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। ये पौने द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि क्या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों के कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी
पवनों की गति कम करता है। पेड़ को कतार में खेत के किनारे लगा दिया, अगर मेखला बना दे, पवनों की गति को, हवा की गति को क्या करता है? कम करता है। हवा की गति को जब कम करेगा उससे क्या होगा? अपलदन कम होगा। इन रक्षक पट्टियाँ का पश्चिम भाग भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन जो समाप्त हो गया, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक, छोटी से छोटी भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आया है या आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।